इमेजिन करो जो आइसक्रीम आज 10 रुपये में मिल रही है, अचानक से उसकी कल प्राइस चेंज हो जाए, अचानक से उसकी प्राइस 10 to 20 रुपीज़ हो जाए। जो आइसक्रीम तुम आज 10 रुपये में खरीद रहे थे, कल उसकी प्राइस कितनी हो जाए 20 रुपीज़, तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो इस कंडीशन में क्या तुम वही आइसक्रीम खरीदोगे? अभी कुछ लोगों का आंसर ये होगा कि वो खरीदेंगे क्योंकि उन्हें वो ब्रांड पसंद है या फिर उसकी टेस्ट पसंद है। लेकिन कुछ लोग प्राइस चेंज की वजह से उसे खरीदना बंद कर देंगे और दूसरे ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचेंगे। तो इसी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तुम्हें ये टॉपिक ठीक तरह से समझना हो तो तुम्हें पूरा वीडियो देखना होगा और एंड में तुम इस टॉपिक को एकदम थॉरली समझ लो कि आखिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। हम प्राइस इलास्टिसिटी of demand measures how much demand of product changes when price changes। तो आखिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? इट मेजर्स हाउ मच डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन प्राइस चेंजेस। मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने के बाद उसकी डिमांड कितनी चेंज होती है, ये मेजर कौन करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है। इसे PED भी कहा जाता है। PED मतलब क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे शॉर्ट में PED कहा जाता है। तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? हाउ मच डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंजेस। मतलब एक तो छोटे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो पिछले हमने एग्जांपल में क्या देखा कि एक आइसक्रीम थी, उसकी प्राइस थी 10 रुपये। सेकेंड में चेंज्ड प्राइस क्या हो गई उसकी 20 रुपीज़। तो अभी उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुई है। तो यहाँ पे कुछ परसेंट लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी तरह सोचेंगे कि मुझे उसका टेस्ट पसंद है या फिर उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है या फिर वो ब्रांड पे ऊपर उस ब्रांड के ऊपर मेरा ट्रस्ट है, इसलिए मैं इसी आइसक्रीम के साथ जाऊँगा। भले उसकी प्राइस 20 रुपीज़ है, फिर भी मैं वही आइसक्रीम खाऊंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचेंगे कि ये अगर दूसरी आइसक्रीम जो मुझे 10 रुपीज़ में मिल रही है, सेम टेस्ट के साथ, सेम फ्लेवर्स के साथ, तो मैं उस आइसक्रीम के साथ जाऊँगा। तो ऐसे भी लोग होंगे। तो ये जो डिफरेंस है ये कौन मेजर करता है? हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि यहाँ पे यही कहा गया है हाउ मच डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंजेस। मतलब उसकी डिमांड कितनी चेंज होने वाली है ये डिपेंड करता है, ये मेजर करने का काम करता है ये मेजर करने का काम करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये एक रिएक्शन टेस्ट है। यहाँ पे एक्शन क्या है? प्राइस चेंज। और उसका रिएक्शन क्या होने वाला है? डिमांड चेंज। तो ये एक रिएक्शन टेस्ट है। एक्शन होगी तो रिएक्शन होगी ही। तो यहाँ पे एक्शन क्या है? प्राइस चेंज। और उसकी रिएक्शन क्या होगी? डिमांड चेंज। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर रिएक्शन जितना बड़ा होगा उतना ही इलास्टिसिटी भी बड़ा होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं मोर द रिएक्शन बिगर। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं बिगर द रिएक्शन मोर द इलास्टिसिटी। यहाँ पर मैं एक चीज़ कह सकता हूँ बिगर। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ये कह सकता हूँ बिगर द रिएक्शन मोर इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर रिएक्शन जितना बड़ा होगा उतना ही डिमांड इलास्टिक होगी। तो ये हम समझ सकते हैं। अभी हमने कुछ चीज़ें समझी, वो क्या? तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या सीखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है कि डिमांड कितनी चेंज होगी जब प्राइस चेंज होगी। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है। तो
तो ये एक सिंपल रिएक्शन टेस्ट है। यहाँ पे एक्शन क्या है, प्राइस चेंज, और रिएक्शन क्या है, डिमांड चेंज। और यहाँ पे थर्ड चीज़ हमने क्या सीखी, बिगर द रिएक्शन उतनी डिमांड ज़्यादा, उतनी बिगर द रिएक्शन मोर द इलास्टिक डिमांड, मतलब जितनी बड़ी रिएक्शन होगी लोगों की उतनी इलास्टिक डिमांड होगी। मतलब यहाँ पे जितनी प्राइस चेंज होगी, अब यहाँ पे आइसक्रीम मैंने 10 रुपये की 20 रुपये की थी, अगर 25 रुपये की तो जहाँ पे एक्शन ज़्यादा हो तो यहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि 10 रुपीज़ में अभी तो 10 रुपीज़ में जो आइसक्रीम मिलती है अभी 25 की सीधा हो गई है, तो रिएक्शन ज़्यादा ही बड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे बहुत महंगी हो रही है, या फिर कुछ लोग अपने ब्रांड के साथ लॉयल रहेंगे। तो जैसे ही बिगर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन इतनी बड़ी होगी उतनी इलास्टिक डिमांड होगी। तो अभी बढ़ते हैं तो अभी थोड़े डीप में इस टॉपिक को समझते हैं। तो यहाँ पर अभी हम दो चीज़ें दिखते हैं। पहली है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होती है और इन इलास्टिक डिमांड क्या होगी, ये हम देखते हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं मेरा एक आइसक्रीम का शॉप है, वहाँ पे मैं एक आइसक्रीम की प्राइस है, वहाँ पे मेरे एक आइसक्रीम की प्राइस है 10 रुपीज़, और यहाँ पे हर रोज़ 100 आइसक्रीम्स में बेचता हूँ। कितने आइसक्रीम बेचता हूँ? 100 आइसक्रीम बेचता हूँ। लेकिन अचानक से कुछ चेंजेस मैंने अपने प्राइस में किए। मैंने न्यू प्राइस क्या की, 25 रुपीज़। यहाँ पे मैंने अपने आइसक्रीम की प्राइस में 15 रुपीज़ बढ़ा लिए और उसकी प्राइस 25 कर दी। अभी इससे क्या हुआ, मेरे जो कस्टमर्स थे वो अचानक से 100 से सीधा 50 to 55 पे आ गए। मतलब ऑलमोस्ट मैंने मेरा 50% क्लाइंट्स थे, मेरे कस्टमर्स थे, उन्हें गवा दिए। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने प्राइस बढ़ाई, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स आइसक्रीम के दूसरे ब्रांड की तरफ चले गए, या आइसक्रीम ज़्यादा समोस में बेची जाती है, वहाँ पे कुछ लोगों ने सीधा आइसक्रीम छोड़ के उसी ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। और मेरे बहुत सारे कंज्यूमर्स बच्चे थे, तो अभी आइसक्रीम से वो चॉकलेट की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि 10 रुपीज़ में उन्हें चॉकलेट्स मिल रही थी, या फिर किसी और कोल्ड ड्रिंक की तरफ हो गए, या फिर कुछ लोग दूसरे ब्रांड्स की तरफ गए। तो यहाँ पे मेरे प्राइस जितनी बढ़ी उतनी मेरी डिमांड नीचे हो गई। तो जैसे प्राइस बढ़ी डिमांड नीचे आ गई। तो इसी को कहते हैं इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे प्राइस चेंज हो गई और डिमांड कम हो गई। तो इसी को कहते हैं हम इलास्टिक डिमांड, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस थे, दूसरे ब्रांड्स थे, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स थे, या फिर चॉकलेट्स थे, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वेफर्स हो सकते हैं, या फिर दूसरी चीज़ें थी, जो ऑप्शंस लोगों के पास अवेलेबल थे। तो लोगों ने, तो यहाँ पे डिमांड क्या हुई, इलास्टिक डिमांड हो गई। तो यहाँ पे अभी इन इलास्टिक डिमांड के बारे में सोचते हैं कि इन इलास्टिक डिमांड क्या है। अभी थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं। मेरा एक मेडिकल शॉप है, जहाँ पे मैं एक मेडिसिन की प्राइस है 100 रुपीज़। अभी 100 रुपीज़ में मैं बेच रहा हूँ। मैं अचानक से मेरी न्यू प्राइस कितनी हो गई, 120 रुपीज़। एक थोड़ी चेंज हो गई, उसके लिए वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन प्राइस चेंज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे लोग क्या मेरा मेडिसिन लेना कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे? नहीं, कम कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सटेंट तक, क्योंकि लोगों की डिमांड है, क्योंकि वो लोगों की नीड है, उन्हें वो मेडिसिन चाहिए, तो वो खरीदना तो बंद नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरे आइसक्रीम के साथ क्या हुआ था, कुछ लोगों ने आइसक्रीम खरीदना ही बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस था। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने चेंज किया, कुछ लोगों ने लेना ही बंद कर दिया, आइसक्रीम खाना ही बंद कर दिया। तो लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे वो बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने स्विच किया, कुछ लोगों ने दूसरे कंपनीज के दूसरे ब्रांड्स की मेडिसिन ले ली, लेकिन बंद तो नहीं लोग कर सकते, या फिर उसकी जगह पे दूसरे मेडिसिन तो नहीं ले सकते। यहाँ पे कुछ लोगों ने आइसक्रीम की जगह पे चॉकलेट खाना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है, तो लोग वो मेडिसिन लेते रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस मेरी इंक्रीज होगी, फिर भी मेरे डिमांड में ऐसे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, क्यों, या फिर हुए तो भी एक स्मॉल चेंजेस हुए, या फिर हुए तो भी स्मॉल चेंजेस ही हुए, ज़्यादा कुछ डिमांड में चेंजेस नहीं आए। तो इसी को कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो हमने इलास्टिक डिमांड के बारे में सोचा, जहाँ पे प्राइस में एक चेंज हो गया तो फिर डिमांड भी चेंज हो जाती है। लेकिन जब हमने इन इलास्टिक डिमांड के बारे में सोचा, जो लोगों की नीड्स है, वहाँ पे प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ गई, फिर भी डिमांड उतनी चेंज नहीं हो रही है। तो
तो इसी को कहते, तो यही था हमारा इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है, प्राइस चेंजेस लिटिल, मतलब थोड़ा सा प्राइस चेंज हो गया, लेकिन बट डिमांड चेंजेस अ लॉट, मतलब प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, फिर भी डिमांड में चेंजेस, फिर भी डिमांड में बहुत बड़ा चेंज हो गया। चॉकलेट के हिसाब से अगर 2 रुपये की चॉकलेट मैंने 3 रुपये की भी कर दी, तो भी फिर भी लोग दूसरे चॉकलेट के बारे में सोचेंगे, अल्टरनेटिव के बारे में सोचेंगे। या फिर मेरा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं अगर यहाँ पर अगर मैं वेज थाली 100 रुपये में बेच रहा हूँ, मैंने उसकी प्राइस 120 रुपीज़ भी कर ली, तो भी फिर भी मेरे कॉम्पिटिटर्स है उसके पास मेरे कस्टमर्स जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो 100 रुपये मिल रही है। तो यहाँ पे प्राइस में छोटा सा भी चेंज हो गया, फिर भी डिमांड ज़्यादा चेंज हो सकती है। लेकिन तो इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आइसक्रीम हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकता है, चॉकलेट्स हो सकते हैं, लग्जरी गुड्स हो सकते हैं, या फिर रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे। इनइलास्टिक डिमांड में क्या होगा, प्राइस changes a lot, still demand changes little, मतलब इनइलास्टिक डिमांड में क्या होगा, अगर प्राइस में ज़्यादा भी चेंजेस हो गए, फिर भी उसके डिमांड में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। उसके लिए एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो हमारे डे टू डे नीड्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल हो गया, या यहाँ पे एग्जाम्पल्स होते हैं मेडिसिन। उसमें चेंजेस कितने भी हो गए, फिर भी हमारी डिमांड तो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए, उसकी हमें नीड है। ऐसे जो गुड्स हमारी नीड्स है वो इनइलास्टिक डिमांड्स में आएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं सॉल्ट मेरी एक ज़रूरत है, मुझे वो चाहिए, क्योंकि हर रोज़ मैं खाना बनाता हूँ, 3 टाइम में खाता हूँ, तो सॉल्ट मुझे चाहिए। तो कल अगर सॉल्ट के प्राइस में चेंजेस आ गए, 10 रुपये में जो सॉल्ट मिल रहा है वो मुझे अगर 15 रुपीज़ में मिलना पड़ा, फिर भी मुझे लेना ही होगा, क्योंकि मेरी डिमांड तो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे वो सॉल्ट चाहिए। मैं सॉल्ट के लिए अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकता, या फिर सॉल्ट के लिए मेरे पास अल्टरनेटिव अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो सॉल्ट मैं तो खाऊंगा पर्सनली मेरे पास सॉल्ट के लिए अल्टरनेटिव नहीं है, मुझे तो खाना ही पड़ेगा, तो मेरी वो डिमांड चेंज नहीं हो सकती। तो यह है इनइलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंट्रोल करते हैं। तो देखते हैं वो फैक्टर्स आखिर होते क्या है। तो अभी देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूट्स, मतलब एक चीज़ के लिए मेरे पास कितने सब्सटीट्यूट्स है, उससे भी प्राइस इलास्टिसिटी को ये भी एक फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी को कंट्रोल करता है। मतलब तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है, तो अगर एक कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो मैं दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ जाऊंगा, कि दूसरे भी ब्रांड्स है जो कॉफ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट है, इसलिए तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, इसलिए वो डिमांड ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगी। क्योंकि मैं एक कॉफ़ी ब्रांड से बी कॉफ़ी ब्रांड की तरफ चला जाऊंगा। तो ये एक फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर है लग्जरी वर्सेस नेसेसिटी। जो गुड या फिर जो सर्विस मेरे पास है वो एक तो लग्जरी हो सकती है या फिर नेसेसिटी हो सकती है। जैसे हमने देखा सॉल्ट मेरी नेसेसिटी है, क्योंकि खाने में मुझे सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट के बिना मैं खाना नहीं बना सकता, तो वो एक नेसेसिटी है। फूड या मेडिसिन मेरे लिए नेसेसिटी है, वो मेरी ज़रूरतें हैं, वो मुझे कुछ भी करके चाहिए। लेकिन लग्जरी के बारे में ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन लग्जरी के हो सकते हैं कार्स की प्राइस चेंज। ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझो स्मार्ट वॉच, मुझे स्मार्ट वॉच लेना था, उसकी प्राइस थी पहले 1000 रुपीज़, लेकिन अभी उसकी नई प्राइस हो गई है 1500। मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं ये अफोर्ड कर पाऊँ, तो मैं स्विच करने के बारे में सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास उतने पैसे अवेलेबल ही नहीं है। तो वो मेरे लिए लग्जरी है। स्मार्ट वॉचेस मेरे डे टू डे एक्टिविटीज़ को इतना इन्फ्लुएंस नहीं करने वाले या फिर कुछ चेंज नहीं करने वाले। मैं जो टीचिंग करता हूँ या फिर वीडियोस बनाता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, उसमें उतना चेंजेस नहीं लाने वाले। तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच में लग्जरी है। नेसेसिटी के बारे में हम नेसेसिटी इनइलास्टिक होते हैं और लग्जरी जो है इलास्टिक होते हैं। थर्ड चीज़ क्या है, इनकम लेवल बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे।
क्योंकि मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं स्पेंड करूँगा, अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं स्पेंड उसने कैसे करूँगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते, अगर मैं एक ऐसे एरिया में बिजनेस कर रहा हूँ जहाँ पे लो इनकम कंज्यूमर्स है, तो यहाँ पर मैं किसी भी प्रोडक्ट के अचानक से प्राइस बढ़ा दूंगा तो वो एक तो सब्सिट्यूट के जब जाएंगे या फिर खरीदना ही बंद करेंगे, क्योंकि वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे इनकम लेवल भी बहुत मैटर करता है। तो जब इनकम लेवल के बारे में हम सोचेंगे तो यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस में मैंने छोटा सा भी चेंज कर दिया फिर भी मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है, डिमांड पूरी तरह से कम हो सकती है। तो ये एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब अभी मेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट मेरे पास अवेलेबल होगा। अल्टरनेटिव, क्योंकि ओवर द टाइम पीपल अल्टरनेटिव ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में मेरा जो डिमांड होगा वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक ही होगा। तो ये थे 4 फैक्टर्स जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है हमने टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है। अब एक छोटी सी रिवीजन करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है, पहले कि मैंने अगर प्राइस में चेंज किया तो डिमांड कितनी चेंज होगी, ये मेजर कौन करता है, प्राइस इलास्टिसिटी करती है। सेकेंडली हमने क्या देखा, इलास्टिक डिमांड क्या है, प्राइस में छोटा सा भी चेंज हो गया फिर भी डिमांड में बहुत बड़ा चेंज हो गया, यह हो गया इलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड क्या है, प्राइस में बड़ा चेंज भी हो गया तो फिर डिमांड उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, यह इनइलास्टिक डिमांड। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ केस स्टडीज देखे, हमें ये सीखा नेसेसिटीज आर इनइलास्टिक और जो लग्जरी है वो हमेशा इलास्टिक ही होती है और लग्जरी। और हमने ये भी सीखा कि जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव, जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल होंगे उतनी हमारी डिमांड इलास्टिक होगी। तो अगली बार कोई प्रोडक्ट तुम खरीदते हो फिर ये सोचो अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो गई फिर तो ये सोचो कि अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी फिर भी क्या तुम उसे खरीदोगे या फिर अल्टरनेटिव की तरफ जाओगे या फिर प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर दोगे। और तुम्हें खुद ही आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है। कैसे लगता है तुमने इस टॉपिक को पूरा समझ लिया है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या करती है तुमने समझ लिया है। बहुत ही आसान वर्ड्स में मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को सेव कर लो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए और अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर करना जो अभी यूपीएससी के लिए जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है, यूपीएससी दे रहा है, फिर कोई और स्टेट या फिर कोई स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है या फिर एमबीए की तैयारी कर रहा है या फिर एमबीए कर रहा है या एमबीए सीईटी की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, उसे ज़रूर इस चीज़ से हेल्प होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत ही डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।